फ्रेंड्स ये जो वीडियो है ये पूरा कंपाइलेशन करके दिया जा रहा है। ये वन शॉट वीडियो रहेगा, इसमें पूरी क्वेश्चन बैंक इंक्लूडेड है। तो अगर आप इसको बना लेके जाते हैं तो पूरा रिवीजन हो जाएगा। जिन लोगों ने नहीं किया है रिवीजन तो वो 2 बार वीडियो को देख लेंगे तो उनको याद हो जाएगा, पक्का यकीन है। तो ध्यान से बातों को सुनना है, क्वेश्चन को मेरे साथ पढ़ना है मन ही मन में, और ऑप्शन जो दिए गए हैं उनको देख लेना है और सही आंसर याद कर लेना है। ठीक है, तो पहला शुरू करते हैं। ये हमारा क्या है, आप ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, द सिविल कोड इन फ्रांस आल्सो नोन एज द नेपोलियोनिक कोड कम इनटू इफेक्ट इन। पूछ रहा है कि जो सिविल कोड इन फ्रांस में है उसको जो जाना जाता था आल्सो नोन एज, उसको हम लोग नेपोलिक नाम से, यानी जो नेपोलियनिक कोड है उसके नाम से जानते हैं। लेकिन कब आया ये, इसका इफेक्ट कब पड़ा, यानी प्रभाव कब पड़ा, तो हमें आंसर याद रखना 1804, यानी कि 1804 सीई की बात हो रही है। ठीक है, इस तरह से ये थोड़ा सा कीज याद रखना है कि कम इनटू अफेक्ट, इसका प्रभाव कब पड़ा। और ये जो सिविल कोड इन फ्रांस था इसको हम ऐसे भी जानते हैं कि ये क्वेश्चन अलग से भी बन सकता है, नेपोलियनिक कोड किसको जानते हैं, तो ये जो वर्ड है वो हम सिविल कोड इन फ्रांस के है उसी को हम इस नाम से जानते हैं। बस यहाँ से अलग से अगर बनाना चाहेगा तो एग्जामिनर बना देगा एक अच्छा खासा क्वेश्चन। अगला याद करिए, देखो क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखा हुआ है। लिखा है कि इन विच ईयर वाज द रिपब्लिक डिक्लेयर इन फ्रांस। जो फ्रांस है बेटा, तो फ्रांस में रिपब्लिक डे, जैसे हमारे यहाँ पे रिपब्लिक डे 26 जनवरी को मनाते हैं, और ऐसे ही जो फ्रांस है रिपब्लिक डे डिक्लेयर कब हुआ, तो ये याद रखना है बेटा 1848 में, यानी कि हमारा 1848 सेंचुरी की बात हो रही है, तो हमारा 1848 आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन सही है। तो जैसे ही आपने यहाँ पे जो रिपब्लिक डे डिक्लेयर हुआ कब हुआ ये याद रखना है, और यहाँ पर फ्रांस की बात हो रही तो 1848 में डिक्लेयर हुआ, ये याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर रहे हैं। 3 में क्या है, तो 3 की बात हम लोग करेंगे तो यहाँ पर लिखा है कि हु वाज द फाउंडर ऑफ द यंग इटली सोसाइटी। अब ये क्वेश्चन डायरेक्ट याद रखना है कि जो हमारा हु वाज द फाउंडर ऑफ यंग इटली है, उस सोसाइटी में ये इसके फाउंडर कौन है। जैसे कोई होता है ना, किसी चीज़ का फाउंडर होता है, तो वैसे ही यंग इटली सोसाइटी के फाउंडर कौन से हैं। दूसरे तरीके से क्वेश्चन पूछेगा घुमाकर, विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर्स फाउंडेड द सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन यंग इटली या यंग यूरोप। तो ये क्वेश्चन एक ही है दोनों, लेकिन इनको पूछने का अंदाज अलग अलग है। तो सिर्फ याद रखना है यंग, जहाँ पर वर्ड ये यंग आ रहा है तो इसी का मतलब हो जाएगा हमारा क्या, मेजनी। तो मेजनी कहाँ पर है, डी ऑप्शन सही है। तो इस तरह से ये दिमाग में सेट कर लेना है, यंग इटली या यंग इटली के नाम से दूसरा हमारा जो क्वेश्चन बनेगा यंग यूरोप। तो एक ही चीज़ याद रखनी है, यंग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट की, 4th नंबर पे। क्या लिखा हुआ है लिखा है थ्रो विच ट्रीटी वाज ग्रीक रीऑर्गेनाइज्ड एज एन इंडिपेंडेंट नेशन। तो यहाँ पर बात हो रही कि ऐसी कौन सी ट्रीटी यानी संधि है। संधि का मतलब होता है दो पार्टीज जब एक साथ मिलती हैं। तो ग्रीक रिकॉग्नाइज्ड, मतलब जो ग्रीक है रिकॉग्नाइज्ड एज एन इंडिपेंडेंट नेशन, यानी कि ग्रीक को रिकॉग्नाइज किया गया है। इंडिपेंडेंट मतलब होता है कि पूरी तरह से स्वतंत्र, और डिपेंडेंट मतलब निर्भर होता है। तो इसीलिए इंडिपेंडेंट नेशन जो है ग्रीक, उसके बारे में बात हो रही है। कौन सी ट्रीटी थी ये बताना है, ट्रीटी कौन सी, ग्रीक की। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर हमारा हो जाएगा ट्रीटी ऑफ कौन, क्या बोलेंगे, कॉन्स्टेंटिनोपल। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ये डी ऑप्शन हो जाएगा, यानी ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। ठीक है, तो इस तरह से अगला क्वेश्चन 5वां लेते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है ध्यान देना है। लिखा है कि हु एमंग द फॉलोइंग सेड, ये जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से किसने कहा कि व्हेन फ्रांस स्नीजेस द रेस्ट ऑफ यूरोप कैचेस अ गोल्ड, यानी कोल्ड। तो ये लाइन जो है किसने कही है ये इंपॉर्टेंट है। जैसे करो या मरो, ये महात्मा गांधी ने वाक्य बोला है। इसी तरह से फ्रांस की बात हो रही है कि व्हेन फ्रांस स्नीज्ड हुआ, तो ये किसने बोला, द रेस्ट ऑफ यूरोप कैचेज अ कोल्ड। तो ये बात कही गई है किसकी द्वारा, तो आपको याद रखना है कि मेटरनिच के द्वारा ये कही गई है। तो बात आपको याद रखनी है, हमारा ए ऑप्शन सही हो जाता है, यानी कि मेटरनिच। क्वेश्चन नंबर आगे
6 की बात कर रहे हैं हम, तो 6 में देखना है, फास्ट रिवीजन कर रहे हैं हम लोग। व्हेन डिड द फ्रेंच रिवॉल्यूशन टेक अ प्लेस, ये 100% पेपर में आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है गारंटी के साथ में। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन टेक प्लेस कब हुआ, और इस तरह से पूछा जाएगा, इन विच ईयर डिड फ्रेंच रिवॉल्यूशन बिगिन, शुरू कब हुआ फ्रेंच रिवॉल्यूशन, और फ्रेंच रिवॉल्यूशन टूल प्लेस जो है इस तरह से भी पूछा जा सकता है। यानी कि इसके पूछने के 3 तरीके हैं। एग्जामिनर कैसे पूछेगा ये किसी को नहीं आइडिया है, लेकिन आप तीनों याद रखेंगे। फ्रेंच रेवोल्यूशन वर्ड देखते ही कब स्टार्ट हुआ, तो याद रखेंगे, प्यारा सा आंसर होगा 1789 यानी 1789। कहाँ पर है, तो ये हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से अगला क्वेश्चन चलते हैं। ये थोड़ा कीज है, इनको फास्ट रिवीजन के तौर पे थोड़ा सा मेरे साथ पढ़ लीजिए, हो सकता है पेपर में आ जाए। जो यूनिफिकेशन ऑफ इटली की बात हो रही है, तो 1859 1870 होगा। विक्टर इमैनुअल सेकेंड बिकम्स किंग ऑफ इटली कब बना, तो ये 1861 में। अगर बात करें वार बिटवीन ये ऑस्ट्रेलिया एंड प्रशिया में कब हुआ वार, यानी कि ऑस्ट्रिया और प्रशिया में वार हुआ 1866 में। यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी कब हुआ, तो यहाँ पे 1866 से 1871 हुआ, और ये इटली का था पहला जो था 1859, और यहाँ पे जो इसका जर्मनी की बात करें तो 1866 1871। अगला है कंप्लीशन ऑफ द यूनिफिकेशन ऑफ इटली, फिर से कंप्लीट कब हुआ 1870 में, क्योंकि यहाँ पे लास्ट यही है इटली वाला, तो याद हो जाएगा। कंप्लीशन ऑफ द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी की बात हो रही है, तो यहाँ पर एक बढ़ा देना 1871। राइज ऑफ स्लेविक नेशनलिज्म इन द हैब्सबर्ग एंड ओटोमन एम्पायर, तो 1905 याद रखना है। बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वार, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, 1914 में हमारा पहला विश्व युद्ध शुरू हुआ। अब क्वेश्चन नंबर हमारा अगला आ रहा है, तो उसमें ध्यान देना है बात को। क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है द कंट्री वेयर नेशनलिज्म फर्स्ट बिगिन, जो हमारा कंट्री है यानी कि देश की बात हो रही है, वेयर नेशनलिज्म फर्स्ट बिगिन वाज, कब शुरू हुआ। और क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, इन विच कंट्री डिड नेशनलिज्म फर्स्ट बिगिन कब हुआ, तो ये हमारा सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, फ्रांस रेवोल्यूशन जो था 1889 में। एक बार रिवीजन के तौर पे ये देख लो, 1789 में फ्रांस रिवोल्यूशन आया, फ्रेंच रिवोल्यूशन आया। फ्रेंच का मतलब फ्रांस, वहाँ पे याद रखेंगे 1789। तो इसीलिए ये क्वेश्चन मैंने रिपीट किया है, क्योंकि इसने बोला है द कंट्री वेयर नेशनलिज्म फर्स्ट बिगिन, तो फ्रेंच रिवोल्यूशन 1789 में आया, तो इसीलिए हम फ्रांस यहाँ पे याद रखेंगे, कोरिलेट करके याद रखना। सी अगला क्वेश्चन है, इन विच ईयर वाज जर्मनी डिक्लेयर्ड एन इंडिपेंडेंट स्टेट, जर्मनी को इंडिपेंडेंट कब किया गया, तो अभी हमने उसमें कीज में देखा है 1879 यानी 1871, तो यहाँ 1871 1871 याद रखना है कि जर्मनी हमारा जो घोषित कब हुआ स्वतंत्र, तो ये 1871 में, 1871 याद रखनी है डेट। अगला है क्वेश्चन नंबर 9, ये क्या कह रहा है, ध्यान देना है बात को। हु इज क्रेडिटेड विद द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, जर्मनी का यूनिफिकेशन कब हुआ, और ऐसे पूछेगा हु प्लेड द मेन रोल इन द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, इस ऐसे भी पूछेगा, इतनी बार आ चुका है, देख लो। हु इज नोन एज द आर्किटेक्ट ऑफ जर्मनी यूनिफिकेशन, बस ये क्वेश्चन घुमाने का तरीका है ताकि आप मतलब घबरा जाए बच्चा, कर ना पाए, लेकिन आपको जर्मनी यूनिफिकेशन देखना है बस, और कुछ देखना ही नहीं, ये कीज याद रखनी है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ओटो वेन बिस्मार्क, आंसर है इसका। क्या है, जब आर्किटेक्ट कौन था, जैसे अपने यहाँ पे भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन बना, तो उसके जो जन्मदाता हैं या पिता कौन है, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ऐसे जर्मनी का जो आर्किटेक्ट है उसका नाम जो है याद रखना है कि कौन है, ओटो वेन बिस्मार्क, ये जर्मनी के आर्किटेक्ट हैं, और इनको हम जानते हैं जर्मनी यूनिफिकेशन। तो जर्मनी यूनिफिकेशन कहीं पे आए तो आपको यही याद रखना है कि ओटो वेन बिस्मार्क। ठीक है, 2 बार देखेंगे वीडियो, पक्का यकीन है मुझे याद हो जाएगा आप लोगों को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बहुत प्यारा सा इंपॉर्टेंट, नेपोलियन वाज एसोसिएटेड विद विच कंट्री, जो नेपोलियन थे वो कहाँ कंट्री यानी हमारा किस देश से बिलोंग करते थे, उनका रिलेशन कौन से कंट्री से था। तो नेपोलियन को आप जानते हैं इस तरह से भी पूछा जाएगा, नेपोलियन वाज एसोसिएटेड विद, एसोसिएट मतलब था संबंध रखता है। ठीक है, तो नेपोलियन आपको याद रखना है फ्रांस, जिसको आप फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1789 के नाम से जानते हैं, वहीं फ्रांस से याद रखना है कि नेपोलियन बिस्मार्क, या सिर्फ नेपोलियन कहाँ से था, तो फ्रांस से था बेटा, जिसको फ्रेंच करके याद रखना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11,
अंडर हुज लीडरशिप वाज इटली यूनिफाइड। तो लीडरशिप वाज इटली यूनिफाइड, जो लीडरशिप की है कहाँ की, इटली की, तो उसको यूनिफाइड करने के लिए कौन था लीडर। जैसे अपने यहाँ पे लीडर सुभाष चंद्र बोस बहुत ही फेमस और बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सन माने जाते थे, वैसे ही अंडर हुज, और ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो इटली में लीडरशिप के रूप में काम करता है। तो यही आंसर आपको याद रखना है कि इनका नाम है बहुत अजीब सा, इसको याद रखेंगे, गिस्पे ग्रेबली गरी बल्डी, ठीक है, ग्रिस्प यानी कि गिस्पे गरी बल्डी, ठीक है। तो इस तरह से ये याद हो जाएगा आपको और याद कर लेना है। अगला है क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, व्हाट वाज द आउटकम ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन ऑफ 1848। तो यहाँ पे 1848 की बात हो रही है और हमने आपको बताया फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो है 1789 में शुरू हुआ, लेकिन यहाँ पे बात हो रही है उसकी नहीं हो रही है। ये बोला कि व्हाट वाज द आउटकम, बाहर कब हुआ फ्रेंच रिवॉल्यूशन ऑफ 1848। तो ये याद रखना है, इसका आंसर जो होगा हमारा एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिपब्लिक। तो जब हमारा रिपब्लिक घोषित कर गया उसके आधार पर ये हमारा जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन है आउटकम हो जाएगा। तो यहाँ पे इस्टेब्लिश ऑफ रिपब्लिक कहाँ पे लिखा है, तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। इस तरह से ये याद रखेंगे बच्चा। अगला क्वेश्चन है, इन जर्मनी, सॉरी जर्मन लिखा हुआ है कि इन जर्मन कल्चर द टर्म वोल्क्स से सेस्ट, ठीक है। तो इसका आंसर कैसे होगा, रिफर्ड किसको करता है, ये क्वेश्चन जो है ये लिखा हुआ है वोल्क सेगिसर रिफर्ड जर्मनी के कल्चर हैं वो कौन से हैं, तो हमें ये राष्ट्र होता है, जैसे अपना नेशनल है ऐसे ही अपने भी भारत को हम नेशन के नाम से जानते हैं, तो ऐसे ही उनका जर्मन जो कल्चर है वो नेशन जो है राष्ट्रीयता, उसी को हम लोग वल्क गेजर बोलते हैं। ये वर्ड्स थोड़ा सा ब्लर है, दिख नहीं रहा, लेकिन देख लेना आप क्वेश्चन बैंक में। तो इस तरह से ये हमारा आंसर नेशन हो जाएगा उसका। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर बहुत खास है और इम्पोर्टेंट है, इनको आप देखिएगा। ये लिखा हुआ है कि इन विच कंट्री वाच, तो इसको करोगे कैसे करोगे बच्चा, इसको करना है तो पढ़िए मेरे साथ, आंसर मन में सोचिए, अगर याद है तो मन में सोचिए। देखो, इन विच कंट्री वाच पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक फर्स्ट एस्टेब्लिश, हाँ ये बहुत बढ़िया है, इसको समझना कैसे है, ऐसा कौन सा कंट्री है जो पार्लियामेंट मतलब होती है संसद, डेमोक्रेसी मतलब होता है कि जो प्रजातंत्र है, यानी कि हम डेमोक्रेसी फर्स्ट एस्टेब्लिश जो है कब कहाँ हुआ, तो ये हमारा इंग्लैंड जो है जिसको हम लोग बोलते हैं ब्रिटिशर, तो इंग्लैंड से ही कब्जा हुआ था, इंग्लैंड वालों ने ही किया था, तो इसीलिए इंग्लैंड हमारा आंसर होगा। पहली जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी फर्स्ट एस्टेब्लिश हुआ वो इंग्लैंड में हुआ, जिसको हम लोग बोलते हैं ब्रिटिशर, कौन थे, इंग्लैंड के ही थे बेटा, तो इसीलिए हमें इंग्लैंड याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला है, द सेक्रेट ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेड बाय द गिस्पे, ठीक है, गिस्पे पहले भी आया था, तो ये भी द सेक्रेट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फाउंडर बाय गिस्पे मेजनी वाच, मेजनी जो है गिस्पे द्वारा फाउंड की गई, लेकिन इसमें इसके फाउंडर हैं, तो इनका क्या बताना है, ये बताना है यंग इटली, ये कहाँ के थे, फाउंडेड बाई गिस्पे मेजनी वाच, मेजनी, ये जो गिस्पे पूरा नाम है इनका, गिस्पे मेजनी नाम है, ये थे कहाँ के, तो ये थे हमारे इटली के, तो यंग इटली याद रखना है बेटा, ये इस तरह से आंसर आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, व्हेन वाज नेपोलियन डिफीटेड, नेपोलियन को किसने हराया, तो आपको पता है नेपोलियन कहाँ का था, फ्रांस का था, तो इस तरह से नेपोलियन को डिफीटेड, व्हेन मतलब होता है जब, और या कब, तो कब नेपोलियन को हराया गया ये याद रखना है कि 1815 में, तो यहाँ पे 1815 आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, ओटो वॉन बिस्मार्क वाज एसोसिएटेड विद विच कंट्री, मतलब जो ओटवान बिस्मार्क है वो कहाँ से बिलोंग करता था, तो आंसर प्यारा सा याद रखना है, जर्मनी से ये बिलोंग करता था या एसोसिएट करता था। और अभी आपसे मैं पूछूं नेपोलियन कहाँ से बिलोंग करते थे, वो हमारे यानी फ्रांस के थे, और ये ओटोवान बिस्मार्क यहाँ पे जर्मनी से थे। अगर मैं ट्रिक बनाना चाहूँ तो ट्रिक बहुत जल्दी बनती है मेरे दिमाग में, यहाँ पे आर आ रहा है तो आर मतलब होता है कि कहीं पे आर यहाँ पे आ रहा होगा, और यहाँ पे अगर हम चाहें तो ये जो ओ लिखा हुआ है ओ को हम जी बना सकते हैं, तो यानी ओटोमान बिस्मार्क जर्मनी से हैं। अगर नेपोलियन आ रहा है तो नेपोलियन में कहीं ना कहीं उसके नाम से देखो, नेपोलियन की स्पेलिंग जो लिखोगे तो यहाँ पे फ्रांस
कहीं नहीं मिल रहा है, यानी एफ हमें नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पे ट्रिक नहीं बनती है। जहाँ पे कुछ वर्ड मिलते हैं वहाँ ट्रिक बनती है। तो ओटो वान बिस्मार्क आर बन रहा है, तो जर्मनी मतलब आर जर्मनी में भी आ रहा है, उसमें भी आ रहा है, तो इस तरह से याद भी कर सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हु वाज डिक्लेयर्ड फर्स्ट एम्परर ऑफ जर्मनी इन 1871। 1871 में जर्मनी का राजा कौन घोषित किया गया? तो यहाँ पर प्यारा सा आंसर है विलियम फर्स्ट। तो पहला आंसर हमारा करेक्ट हो जाता है। तो ये आसान है क्योंकि चैप्टर पढ़ा है तो पक्का कर लोगे। तो फर्स्ट एम्परर ऑफ जर्मनी पूछा जाएगा, ये श्योर आंसर बनेगा हमारा विलियम फर्स्ट। ठीक है, पहला। अगला क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ स्टेट वाज फ्रांस इन 1789। तो फ्रांस, ये फिर से वही क्वेश्चन रिपीट कर दिया इसने, तो रिपीट मतलब नहीं है, ये चैप्टर से लिया ही गया है, तो आपको पढ़ा चुका हूँ। तो आप कह सकते हैं कि फ्रेंच रिवोल्यूशन 1789 में होता है, और यहाँ पर जो फ्रांस से हमारे नेपोलियन भी बिलोंग करते हैं। मैं रिकॉल भी कराता हूँ ताकि आपके दिमाग में सेट हो। ठीक है, तो यहाँ पर 1789 की बात हो रही है कि कौन से टाइप का स्टेट बना। तो ये जो बना था स्टेट, ये लिमिटेड मोनार्की था हमारा बेटा। ठीक है, मोनार्की मतलब होता है कि एक ही राजा का यहाँ पे राज चलता है, तो ये नियम कानून उसी के द्वारा बनाए जाते हैं, तो हम लिमिटेड मोनार्की इसको बोलेंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये बहुत आसानी से याद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हु एमंग द फॉलोइंग वाज डिक्लेयर्ड द फर्स्ट एम्परर ऑफ यूनिफाइड जर्मनी इन 1879। फिर से यही क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन ये अब इस तरह से पूछा जाएगा, इसका पूरा नाम। तो इसका पूरा नाम था केसर विलियम फर्स्ट। तो अभी हमने पढ़ा कि जर्मनी जो यूनिफाइड किया गया है, तो उसका फर्स्ट एम्परर कौन था? तो वही था विलियम फर्स्ट, लेकिन इसके आगे कैसर लगा दोगे तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन मिलेंगे तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर नहीं ऑप्शन मिलते हैं तो विलियम फर्स्ट भी लिख के आएंगे, तो हमें वन लाइन के फॉर्म में 2 नंबर का आएगा, तो 2 नंबर पक्का मिलेंगे आपको। ठीक है, तो ये याद रखना है कि डिक्लेयर्ड द फर्स्ट एम्परर ऑफ यूनिफाइड जर्मनी इन 1879, ये डेट और ये जर्मनी याद रखना है, बस आंसर हमारा बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हु वाज declared the emperor of unified Italy in 1861। ठीक है, जो emperor of unified इटली की बात हो रही है। अभी हमने कहाँ पे बात की थी? अभी हमने बात की थी जर्मनी की। जर्मनी में कौन सी डेट है? डेट क्या, सन है 1871 है, और ये जो 1871 के बाद में ये 1861 आ गया। इसको पहले होना चाहिए तो क्वेश्चन को, लेकिन ये कोई बात नहीं, इन्होंने उल्टा पुल्टा छाप दिया है। तो आपको ऊपर नीचे करके डेट सन याद रखना है कि जो इटली वाला है वो 1861 में आएगा, और जो जर्मनी का आएगा वो हमारा 1871 आएगा। ठीक है, तो जर्मनी और इटली में थोड़ा कन्फ्यूजन मत होना, मैं यही कहना चाह रहा हूँ। दोबारा क्वेश्चन दिखाने का मतलब यही है कि जर्मनी का 1871 में राजा बना था विलियम फर्स्ट, और इटली का 1861 में। इटली पहले बना राजा, तो उसका नाम याद रखेंगे, इसका नाम जाएगा इमैनुअल सेकेंड। ठीक है, यहाँ पे सेकेंड है, वहाँ फर्स्ट है, बस दोनों हमें लग रहा है याद भी हो जाएंगे। जो एम्परर ऑफ यूनिफाइड इटली 1861 में जब पहला राजा घोषित हुआ तो उसका इमैनुअल सेकेंड था, और जब ये 1800 ना हो तो यहाँ 71 हो और लिखा हो जर्मनी, तो हमारा क्या होगा? विलियम फर्स्ट आंसर होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन को घुमा भी सकता है वो। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट इंक्लूडेड इन द नेपोलियनिक कोड ऑफ 1804। तो यहाँ पे ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो नहीं है इसमें? ठीक है, नॉट वाला ध्यान देना है कि फॉलोइंग वाज नॉट इंक्लूडेड, यानी कि जो नेपोलियनिक कोड ऑफ 1804 है, ये सब ऑप्शन में से ऐसा कौन है जो इसमें नहीं था? किस में नहीं था? नेपोलियनिक कोड ऑफ 1804 में नहीं था। तो आंसर याद रखना है कि बर्थ बेस्ड प्रिविलेज, यानी कि प्रिविलेजेस नहीं था। तो बर्थ वाला याद रखो, ये वाला नहीं था। बाकी सब एवोल्यूशन ऑफ फ्यूडलिज्म भी था, और राइट टू प्रॉपर्टी भी था, यानी कि हमारा जो अधिकार होते हैं, राइट टू प्रॉपर्टी, ठीक है, तो वो भी था। इक्वलिटी बिफोर लॉ, यानी कि इक्वलिटी मतलब समानता जो था उसके प्रति भी इसका लॉ बना हुआ था। लेकिन ऐसा जन्म सिद्ध अधिकार जिसको बोलते हैं, अगर ना हो तो वहाँ पे कोई जैसे जन्म हुआ और लोगों ने कहा ये यहाँ का नहीं है तो यहाँ नहीं रह सकता, तो ये वहाँ पे ऐसा नहीं था, वो कहीं का भी होता वहाँ रह सकता था। इसका मतलब ये हुआ कि बर्थ बेस्ड प्रिविलेजेस ऐसी कोई यहाँ पर लॉ नहीं था, कहीं का भी होता वहाँ पे रह सकता था।
तो नेपोल कहाँ से थे? फ्रांस से। तो फ्रांस में आप जाकर बस भी सकते थे, जैसे कि आज की डेट में भी अमेरिका है, यूएसए है, मतलब उसी को बोलते हैं, और सऊदी में है ना, श्रीलंका में, कहीं भी जाकर रह सकते हैं, ऐसे ही पहले भी था, ठीक है, बाई बर्थ नहीं था ऐसा कुछ। तो अगला क्वेश्चन है, गिस्पी मेजनी वाज एसोसिएट विथ, तो गिस्पी मेजनी अभी हम पढ़ा चुके हैं, तो कहाँ के थे? तो आपको दिमाग में तुरंत आना है यूनिफिकेशन ऑफ इटली, ठीक है। इटली में पहला राजा कौन बना 1861 में, तो उसका नाम भी याद रखना है आपको, ठीक है। और ये क्वेश्चन हमारा एंड हुआ। अगला क्वेश्चन जो है इसी में 23 के बाद में क्वेश्चन हमारा जो आ रहा है 24 आएगा, याद रखना और कमेंट में कर देना आपने कितने बनाए। 24 वाला क्वेश्चन हम दिखा रहे हैं आपको, क्या लिखा हुआ है, ध्यान देना बात को, क्वेश्चन पढ़ना। व्हेन वाज द ट्रीटी ऑफ वियना साइन, वियना जो था उसमें हम जो है कब साइन हुआ, तो यहाँ पर 1815 आंसर है। इसको हम लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे, और पार्ट 2 जो है कल की क्लास में होगा। आज हम लोग थोड़ा और करेंगे 15 मिनट क्लास, और फिर हम कल की क्लास में करेंगे, ताकि आप लोग बोर ना हो, ठीक है। व्हेन वाज द ट्रीटी ऑफ वियना साइंड, वियना ट्रीटी जो है साइन कब हुई, तो याद रखना 1815 में साइन हुई बेटा, ठीक है, 1815 में वियना ट्रीटी साइन की गई। अगला है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द एबोली, क्या लिखा हुआ है, एब्सोल्यूशनिज्म। तो इस तरह से ये इसका आंसर अगर मैं बात करूँ, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एब्सोल्यूटिज्म, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा आ सिस्टम वेयर नो वन हैज़ कंट्रोल ओवर पावर, हमारा पहला आंसर होगा। तो इस तरह से बन जाएगा, ठीक है। तो हम ये क्वेश्चन जो है कैसे करेंगे इसको आंसर, तो इसका अगला क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पे लिखा हुआ है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द सोल्यूटिज्म, इसका मतलब होता है आ सिस्टम, किसका जो क्वेश्चन है इसका मतलब होता है कि जो ऐसा सिस्टम जहाँ पर होता क्या है, वहाँ पर नो वन हैज़ कंट्रोल ओवर पावर, मतलब एक एक ही हाथ में एक पावर नहीं होती, तो इसीलिए हम इसको बोलेंगे, क्या ऑप्शन हो जाएगा, बी, आ सिस्टम वेयर नो वन हैज़ कंट्रोल ओवर पावर, एक के हाथ में ऐसी कोई पावर नहीं है जो उसको रोक सके, तो इसीलिए इसका मीनिंग पूछा गया। तो यही याद रखना बेटा, नो वन हैज़ कंट्रोल ओवर पावर, ठीक है। तो यहाँ पर फ्यू भी नहीं होगा सही, मेजॉरिटी भी नहीं होगा, ये जो है यही ऑप्शन उठा के रखा गया है सही, ठीक है। तो इस तरह से याद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन्ड बाई लिबरलिज्म, तो इम्पोर्टेंट तो है ही, इसका मीनिंग क्या होता है, तो हम इसका आंसर याद रखेंगे, इंडिविजुअल फ्रीडम एंड क्वालिटी बिफोर द लॉ। तो हमारा क्या हो जाएगा, इंडिविजुअल मतलब होता है कि जो ऐसी पावर, ऐसी स्वतंत्रता जो क्वालिटी बिफोर द लॉ हो, सॉरी इक्वलिटी, इक्वलिटी मतलब समानता, हमें बताती है कि समानता है हर एक व्यक्ति की, तो हर कोई व्यक्ति इंडिविजुअल अपने अपने आप में स्वतंत्र है, वो चाहे जहाँ जा सकता है, रह सकता है, घूम सकता है, कोई भी चीज़ें परचेज कर सकता है। तो लिबरलिज्म का मतलब यही होता है, इंडिविजुअल फ्रीडम, हर एक के पास स्वतंत्र, कोई बच्चा है उसके पास भी स्वतंत्रता है, और कोई भी बूढ़ा है उसके पास भी। और क्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वलिटी बिफोर लॉ मतलब सभी को एक साथ बैठने, पढ़ने, उठने, बात करने का क्या है, एक कानून बना हुआ है, तो उसमें कोई छेड़खानी नहीं कर सकता है, तो इक्वलिटी बिफोर द लॉ बनी हुई है। आगे बात करनी है क्वेश्चन नंबर अगले नेक्स्ट की, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, व्हाट वाज द आउटकम ऑफ द फर्स्ट एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म इन फ्रांस, फ्रांस लिखा हुआ है इन 1789, तो फ्रेंच रिवोल्यूशन भी यहीं स्टार्ट भी होता है, और यहीं फर्स्ट बोला गया एक्सप्रेशन मतलब होता है कि उसके जो संकेतक थे वो कौन से थे, नेशनलिज्म इन फ्रांस के। तो हम कह सकते हैं व्हाट वाज द आउटकम, तो यहाँ पे आंसर सिंपल सा फंडा है, फ्रेंच रिवोल्यूशन ही तो हुआ था सबसे पहले, यही क्वेश्चन था, तो हमारा आंख बंद करके यही लगाना है। अगर यहाँ पर बोला जाता है कि क्वेश्चन यूनिफिकेशन जर्मनी, तो ऐसी कोई बात नहीं, क्योंकि ये आप क्लू याद रखो, फ्रांस वाली बात की, ये फ्रांस में ही जाना है और कहीं जाना ही नहीं है ना, सारे गलत हो जाएंगे, इसीलिए हमें यही फ्रेंच रिवोल्यूशन बताता है कि फ्रेंच रिवोल्यूशन ही हुआ था। अगला क्वेश्चन है, हु लेड द एक्सपेडिशन ऑफ द थाउजेंड्स इन साउदर्न इटली इन 1860, तो वैसे भी इटली में जो पहला राजा 1861 में बना, लेकिन यहाँ 1860 दिया गया है, तो इसका मतलब है यहाँ पर आंसर होगा गरीबल्दी, ठीक है, गरीबल्दी, तो इस तरह से ये पहला हमारा आंसर सही हो जाएगा।
एक्सपीडिशन ऑफ द थाउजेंड्स इन साउदर्न इटली इन 1860 गरीबल्डी। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा आपको समझना है। इसको बोलते हैं रीजन। स्टेटमेंट दिए रहेंगे दो, उसमें से पहचानना है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो इस तरह से स्टेटमेंट आएंगे तो आप तब यहाँ पर हमने बोला स्टेटमेंट दो दिए जाएंगे, उसमें दोनों सही है या दोनों गलत, ये थोड़ा ध्यान से पढ़ना है। जैसे असर्शन पहला क्या है और उसका रीज़न क्या है। अगर बता दूं पहले, ये बात कही जा रही है, इसका लॉजिक इसमें मिल रहा है तो ये दोनों सही होंगे दोनों, या दोनों सही हैं फिर भी इनके अर्थ एक दूसरे मैच नहीं कर रहे हैं, तो हम कहेंगे बोथ करेक्ट बट ए इज़ फॉल्स या आर इज़ फॉल्स, ऐसे बोलेंगे। तो देखो यहाँ पे पहला बोला गया है द ट्रीटी ऑफ वियना वाज साइंड 1850। ये तो सही बात है क्योंकि अभी वियना वाली बताई थी 1815 में हुई थी, तो ये सही बात है, यानी कि ए करेक्ट है अभी तक। ठीक है, रीजन इसका दिया गया है, इट मेन ऑब्जेक्टिव वाज टू अंडर चेंज दैट हैड टेकन प्लेस इन यूरोप ड्यूरिंग द नेपोलियनिक वार्स। ये भी हमारे अकॉर्डिंग तो सही है। अब आइए चलते हैं, तो ऑप्शन आपको दिखाता हूँ। तो ऑप्शन में क्या बोला गया है, देखो सही आंसर क्या होगा, ये बच्चा देख लेना है। तो यहाँ पर सही आंसर बोला गया है कि बोथ ए आर इज करेक्ट एंड उसके बाद में आर इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। हाँ, मतलब इसका जो तर्क है ये वाला बी उसमें दिया गया है सही, तो यानी दोनों हमारे सही हो जाएंगे। इसमें जो कहा जा रहा है इट्स मेन ऑब्जेक्टिव वाज द अंडर चेंज, मतलब इसमें चेंजेज आए। ट्रीटी ऑफ वियना 1815 में हुई, उसमें चेंजेस क्या आए, टेकन प्लेस इन यूरोप ड्यूरिंग द नेपोलियनिक वार्स। जब नेपोलियनिक वार्स हुआ था तब ऐसा कुछ वहाँ पर हो गया था, तो इसीलिए आपको ये याद रखना है, दोनों हमारे सिस्टम से और एक्सप्लेनेशन भी उसमें सही है, तो पक्का एक नंबर यहाँ से तैयार है। और ऐसे अगर आता है कि मैं बता दूं क्वेश्चन बनेगा कैसे, पूछेगा कि ट्रीटी ऑफ वियना कब हुई, वन लाइन के फॉर्म में पूछ सकता है, तो आंसर होगा 1815 में, और उसके रीजन क्या है उसमें ये लाइन जोड़ देना, इट्स मेन्स ऑब्जेक्टिव वाज द अंडर द चेंज दैट हैड टेकन प्लेस इन यूरोप ड्यूरिंग द नेपोलियनिक वार्स। ये हमारा 2 नंबर 3 नंबर का बन जाएगा अगर शॉर्ट्स में आया तो। ठीक है, तो आगे हम क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। इसमें क्या कहा जा रहा है ये पढ़ना है ध्यान से। तो ये क्वेश्चन है, क्या कहा जा रहा है ये ध्यान से पढ़ना है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, इसमें कंसीडर करना है हमारे स्टेटमेंट कौन कौन से सही होंगे। आइए देखते हैं। द सिविल कोड ऑफ 1804 नेपोलियनिक कोड बोलते हैं इसको, ये तो सही है ना। और अगला है प्रिविलेजेस हेड, हाँ ये भी था कि एबोलिस्ट मतलब था मना, तो वहाँ लिखा था नो प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन अर्थ, हाँ तो ये सही बात है। ठीक है, अगला है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, बता कंसीडर मतलब इस पे विचार करो कि कौन से सही है कौन से गलत। तो दिस कोड इंश्योर क्वालिटी बिफोर द सिक्योर्ड राइट टू प्रोवाइड, हाँ ये भी था, उसमें ये भी सही था। ठीक है, क्योंकि कोड की बात हो रही है। अगला है दिस कोड वाज नॉट अप्लाइड इन द टेरिटरी अंडर फ्रेंच कंट्रोल। अंडर फ्रेंच कंट्रोल का मतलब होता है कि एक ही तो नहीं था वहाँ, तो ऐसा सही है, दिस कोड वाज नॉट अप्लाइड इन टेरिटरी अंडर फ्रेंच कंट्रोल नहीं था। तो ये तीनों पूरी तरह से करेक्ट हो जाएंगे, और इसका आंसर जो है बुक में दिया रहेगा, इसमें नहीं है। चलो अब क्वेश्चन नंबर अगला हम लेते हैं, तो उसमें चैप्टर हमारा दूसरा शुरू हो गया है। उस चैप्टर का नाम है, चैप्टर का नाम तो मेंशन नहीं है इसमें, लेकिन हम चैप्टर का नाम बता देते हैं। ये जो, हाँ उसी चैप्टर का, अच्छा उसी चैप्टर का, हाँ ये पार्ट 31 का ही है क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा यहाँ पर स्टेटमेंट दिया गया था, तो उसका आंसर है बेटा। तो पहला और दूसरा सही था क्योंकि वो मोनार्की सिस्टम था फ्रांस का, इसी वजह से वो हमारा तीसरा नहीं लेंगे बच्चा। तो ये आपको याद रखना है, जैसे कि मैंने अभी समझाया, क्योंकि वहाँ पे एक लाइन याद रखनी थी, मोनार्की सिस्टम था, मतलब एक ही लोग शासन करते थे, इसी वजह से तीसरा सही नहीं होगा, पहला सही है, क्योंकि 1 और 2 लेंगे इसमें। ठीक है, तो ये याद रखना अच्छा है, अलग से पूछेगा तब भी आप कर लेना। चलो ठीक है, ये वाला इंपॉर्टेंट है। कैसे करते हैं, बच्चे थोड़ा कन्फ्यूजन रहते हैं, और इसको हम बहुत अच्छे से बताएंगे। ये बहुत आसान है और बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, लिस्ट विस्ट है, ये मैच करनी है, पेपर में आएगा श्योर 100%। देखो कैसे करना है। यूटोपिया के बारे में पूछा जा रहा है, तो यूटोपिया 1 पर है, तो ये है, इसी के नीचे अगर कोई नंबर होगा तो उसी के नीचे हमें देना है और देखना है कि सही कौन सा होगा। सिविल कोड ऑफ 1804 कहाँ पर है, मैंने अभी याद कराया कि फ्रेंच की बात हो रही है, तो फ्रेंच फ्रांस एक ही बात है, तो ये बी वाला कहाँ पर जाएगा, तो बी वाले की बात करें तो हम कहाँ पर जाएंगे ये याद रखना है। तो बी में देखो जो सिविल कोड ऑफ 1804
नेपोलियन था क्या? तो यहाँ पे कह सकते हो 1 मिनट के लिए तो नेपोलियन ही था, क्योंकि नेपोलियन निक वार जो था तब स्टार्ट हुआ था, ठीक है। अगर बात करें पर्सनिफिकेशन ऑफ द फ्रेंच रिपब्लिक, फ्रेंच रिपब्लिक कब हुआ, किसके उसमें अंडर में हुआ? तो फेडरिक सोरियो होंगे या नहीं, अभी हम लोग देखेंगे। अगला है पर्सिफिकेशन, क्या लगा, पर्सोनिफिकेशन ऑफ द जर्मन नेशन। तो जर्मन नेशन की बात हो रही है तो जर्मन होना चाहिए। सॉरी। अगला देखो, यहाँ पे ऑप्शन भी दी गए तो इस तरह से मैच करना है। जैसे ए वाले का 4 है, सिविल को यूटोपिया का है 4 पे आएगा, इस तरह से 4 पे, यानी कि यूटोपिया का मतलब होता है फ्रेडरिक सोरियो। तो हम ए का पहला देखेंगे, ए का चौथा देखेंगे, तो चौथा हमारा इसमें मिल रहा है और चौथा कहीं पे नहीं है। यहाँ पर एक आ गया, यहाँ पे एक आ गया, तो ये तो ऑप्शन होंगे नहीं बेटा, ठीक है। अगर एक भी मिल जाता तो वहाँ पे चांस बन जाएगा तुम्हारा यही है, लेकिन ये इसमें भी 4 है ना, तो इसीलिए अभी 2 में हम लोग गेम खेल रहे हैं कि दोनों में से क्या सही होगा। बी वाला देखो, सिविल कोड ऑफ 1804, तो किस में जाएंगे? तो ये हमारा अगर बी का एक इसमें भी है, इसमें है, तो हाँ ये तो सत्य बात है कि इसमें होगा। मैंने अभी बताया भी था कि सिविल कोड ऑफ 1804 नेपोलियन, नेपोलियन कहाँ का था? फ्रांस का था, तो ये फ्रांस हो गया। तो अभी भी सी वाले में चलना है। सी वाले में क्या है? पर्सिफिकेशन ऑफ द फ्रेंच रिवोल्यूशन रिपब्लिक, फ्रेंच रिपब्लिक बात हो रही। तो सी वाले में हम अगर 3 लेते हैं तो ये क्या आ जाएगा? मेरियन है। अगर यहाँ पे 3 ना लेकर 2 लेकर देखो, 2 में क्या इन्होंने बोला? सी का 2, यानी जर्मेनिया। तो जर्मेनिया तो हमें पता ही है कि जर्मन वाला था, इसीलिए हमारा ये श्योर 100% सी वाला किस में जाएगा? सी वाला हमारा जाएगा पर्सिफिकेशन ऑफ द फ्रेंच रिपब्लिकन, किस में जाना चाहिए? 3 नंबर में, यानी कि हमारा ये मरियम जाएगा। तो इस तरह से सी का 3 और डी का 2। डी वाला क्या है? पर्सिफिकेशन ऑफ द जर्मन, जर्मेनिया। ये तो आसान है, कर भी लोगे, क्योंकि जर्मन से जर्मेनिया और यूटोपिया याद रखना है, फ्रेडरिक सोरियो। और जो सिविल कोड ऑफ 1804 नेपोलियन है, और पर्सिफिकेशन ऑफ द फ्रेंच रिपब्लिक, तो ये आपको याद रखना। हाँ क्या होगा? सी का 3 यानी कि मरियन है, ठीक है। मैच कर लोगे, आंसर आ जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करें, द फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ द नेशनलिज्म अकर्ड विद द विच रेवोल्यूशन। मतलब फर्स्ट क्लियर मतलब होता है कि पहला स्पष्टीकरण संकेतक क्या था? नेशनलिज्म मतलब होता है राष्ट्रीयता। कब प्राप्त की गई? विच रेवोल्यूशन, कौन से रेवोल्यूशन से राष्ट्रीयता प्राप्त की गई? तो यहाँ पे फ्रेंच की ही बात होगी, तो हम ऑब्वियस सी बात है चैप्टर ये है। हालांकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मेरी नज़र में तो नहीं है, पता नहीं कैसे 2025 में पूछ लिया, क्योंकि यहाँ लॉजिक ही नहीं हो रहा है कि कहाँ की बात हो रही है मेरे भाई। अगर फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ द नेशनलिज्म ऐसे अकर्ड विच, यानी विच रेवोल्यूशन, हाँ तो ये क्वेश्चन यहाँ से पकड़ में आएगा कि ऑप्शन ही रहेंगे इसमें, डायरेक्ट ऐसे नहीं कोई बता सकता कि कौन सा एक्सप्रेशन रहा पहला। ऑप्शन में देखो, अमेरिकन की कहीं बात ही नहीं चैप्टर में हुई थी, फ्रेंच की बात हो रही थी, रूस की बात नहीं हुई, बुल्गारिश रेवोल्यूशन भी ऐसा कुछ भी नहीं था। डायरेक्ट बच्चा जब चैप्टर नहीं भी पढ़ा होगा तब भी मुझे लग रहा है आई थिंक कर लिया होगा, फ्रेंच रिवोल्यूशन यहाँ आंसर सही होगा। तो ये क्वेश्चन पक्का याद भी हो गए होंगे, आपको समझ में आए होंगे, ऐसा मुझे यकीन है। अगला देखते हैं क्या है मेरा सीन। ये है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस इस चैप्टर में लिए गए हैं। तो अब यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, क्योंकि हम लोग इंडिया के बारे में पढ़ेंगे। तो ये कल की क्लास में हम इसको करें, आज ही कर देते हैं, 15 मिनट का रिकेप है, थोड़ा फास्ट करेंगे क्योंकि इंडिया के बारे में हर कोई जानता है, ठीक है। तो थ्रोली आप कर लीजिए, 2 चैप्टर तो हो ही जाए हमारे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखो क्या है, when did महात्मा गांधी रिटर्न फ्रॉम साउथ अफ्रीका। तो बेटा ये गए थे 1897 में गए थे, लगभग 97 या 93 ऐसे डेट है बेटा, लेकिन ये वाली याद नहीं रखनी है, हम जो वापसी वाली याद रखेंगे, ठीक है। वापसी वाली कब थी? 1915, ठीक है। तो इस तरह से 1893 में गए, 1915 में आए, ये थोड़ा आने वाली याद रखना डेट, यानी कि वापस कब आए? तो 1915 में आए अफ्रीका से, और वहीं पे इन्होंने आंदोलन करना सीखा, वहाँ वकालत भी की थी, कहाँ पे? साउथ अफ्रीका में, इसीलिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। अगला देखो क्वेश्चन, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पहला दूसरा हो गया क्या? यहाँ पे पहला कहाँ चला गया? पहला है, दूसरा कहाँ गया? ये तो तीसरा है नहीं। What did Gandhi give so much importance to the salt in the civil disobedience movement? अच्छा हाँ, तो इसको डायरेक्ट याद रखना, इम्पोर्टेंस टू द सॉल्ट इन द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। जो इसको सॉल्ट मतलब नमक होता है,
जो नमक सत्याग्रह आंदोलन चलाया तो उसके यूज क्या थे? तो इसके यूज जो रिच यानी कि अमीर लोग थे और गरीब लोग थे, उनका साल्ट इज यूज्ड बाई किया गया था। तो ये याद रखना है। क्वेश्चन दूसरा हमने बोल दिया है, वो याद रखना है, ठीक है। रिच और पुअर जो थे उनका यूज उसमें किया गया था। अगला क्वेश्चन है तीसरा, देखिएगा ध्यान से, इम्पोर्टेंट है, ये कर लेना आप। क्या लिखा है, पढ़िए मेरे साथ बच्चा। व्हाट वाज द मेन रीजन ऑफ द कॉलिंग ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। जो अब यहाँ पे दिमाग लगाना है कि मेन रीजन मतलब होता है मुख्य कारण क्या था जिससे हम कॉलिंग मतलब होता है उसको बुलाते हैं। नॉन कॉपरेशन का मतलब होता है कि असहयोग। कोऑपरेटिव सुना होगा आपने, कोऑपरेटिव का मतलब होता है सहयोग, कॉपरेशन का मतलब सहयोग। जब नॉन लग गया तो निगेटिव उसको बनाना है, तो बोलेंगे असहयोग। तो असहयोग आंदोलन करने का पीछे कारण क्या था मेरे भाई? तो इसका कारण याद रखना है, चौरी चौरा इंसिडेंट। जो चौरी चौरा कांड था, इसको आपको याद रखना है कि ये जो चौरी चौरा कांड जो था गोरखपुर में पड़ता है, तो ये इसका कारण ये मेन यही था कि इन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो था चलाया, ठीक है। तो इसलिए ऑफ का मतलब वैसे रोक देना होता है कि यहाँ पे जो चोरी चोरा इंसिडेंट हुआ ऐसा, वो नॉन कॉपरेशन को बंद करना पड़ा। कॉलिंग ऑफ का मतलब होता है बेटा रोक देना, ठीक है। तो ये 1922 की डेट थी, ये थोड़ा सा याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी स्टार्टेड द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इन। तो इन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1920 में चलाया, और लेकिन रोका कब? 1922 में। कब? जब चौरी चौरा हत्याकांड हुआ। काकोरी वो सॉरी चौरी चौरा कहाँ पड़ता है? गोरखपुर में पड़ता है। यहीं पे उनको कॉलिंग ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को रोकना होता है बेटा, ठीक है। उसको रोक दिया क्योंकि वो घटना ऐसी हुई थी कि बहुत लोग वहाँ पे मर गए थे, घायल हो गए थे, ठीक है। और ये मूवमेंट इसी वजह से इन्होंने नॉन कॉपरेशन को रोक दिया 22 में। ऑफ मतलब कॉलिंग ऑफ मतलब रोक देना। और 1920 में स्टार्ट, जब स्टार्ट पूछेगा तो 1920 आंसर आएगा, ठीक है। तो 1920 स्टार्टिंग है और बंद करने की 1922। द पूना पैक्ट ऑफ 1932 वाज साइंड बिटवीन विच टू लीडर्स। तो जो 1932 की घटना है और दो लोगों के बीच में साइन हुए, यानी कि साइन किया गया है कि उसके जो लीडर थे मेन पूना पैक्ट में कौन थे। तो आपको याद रखना है कि महात्मा गांधी और डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, यानी जिनको हम जानते हैं भीमराव अम्बेडकर जी, शामिल थे। तो पूना पैक्ट वैसे भी इम्पोर्टेंट है, 1932 याद रखना है। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, महात्मा गांधी, ठीक है। तो ये पहली बार मुलाकात नहीं होती है, इससे पहले भी मुलाकातें हो चुकी होती हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, हु रोट द सॉन्ग वंदे मातरम। वंदे मातरम जो बेटा किसने लिखा? तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा है। लेकिन यही पूछा जनगणमन किसने लिखा है? तो वो रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है, ठीक है। तो याद रखना बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने वंदे मातरम लिखा हुआ है, राष्ट्रीय गीत है, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ द चौरी चौरा इंसिडेंट। चौरी चौरा इंसिडेंट का रिजल्ट यही हुआ कि नॉन कॉपरेशन को स्टॉप कर दिया गया था। और आपको जैसा कि मैंने बोला, यही क्वेश्चन देखो, इसकी पूछने का आइडिया देखो टीचर का कॉमन सेंस भी नहीं है कि इस क्वेश्चन को मैं डाल चुका हूँ, फिर भी क्वेश्चन को ऑप्शन में घुसेड़ रहा है। मूर्खता नहीं, महामूर्खता कहलाएगी। लेकिन नहीं, क्वेश्चन कैसे भी बनते हैं, आपको सॉल्व करना है, तरीका आना चाहिए। मैंने बोला कि चौरी चौरा जो है इंसिडेंट गोरखपुर में 1922 में होता है, इसी वजह से ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को स्टॉप कर दिया गया था। तो आपको क्वेश्चन कहीं से मिले, दिमाग लगा के सोचना कि वो कह क्या रहा है, हमने समझा क्या, पढ़ा क्या। तो मैंने जो सिखा रहा हूँ उसको ध्यान से सीखना है। तो यही आंसर हमारा हो जाएगा, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वाज कॉल्ड ऑफ, इसका मतलब रोक दिया गया, ठीक है। स्टार्ट कब हुआ था? 1920 में। क्या? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ठीक। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया, 8 हुआ। चलते हैं तो इसमें देखो फटाफट क्या है आंसर, कुछ क्या है आंसर। ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे जरूर आएंगे पेपर में। द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट वाज स्टार्टेड विद विच सिग्निफिकेंट इवेंट। तो यहाँ पर बात आ रही डिसओबीडियंस, यानी कि हमारा डिसओबीडियंस मूवमेंट जो है स्टार्ट कब हुआ। तो यहाँ पर इसका आंसर याद रखना है कि ब्रेकिंग द सॉल्ट लॉ, यानी कि जो नमक सत्याग्रही है, नमक आंदोलन कह सकते हो, और इसको हम लोग नाम देते हैं सत्याग्रह, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो अनाउंस हुआ, तो यहाँ पर ब्रेकिंग द सॉल्ट लॉ, यानी कि नमक कानून को तोड़ना। नमक कानून को तोड़ने का मतलब होता है, जो अंग्रेज थे हमारे यहाँ नमक बनाने वालों पे टैक्स ज़्यादा लेते थे, तो इसी वजह से वो टैक्स ना पे करने की जिद थी। तो इसी वजह से वो तो फ्री में कोस्टल एरिया से मिलता है, तो यहाँ पर मूवमेंट इसीलिए चलाया गया
तो पहली बार इन्होंने यहाँ पर स्टार्ट कर दिया था। कौन सा इवेंट है, तो ये याद रखना है कि ब्रेकिंग द सॉल्ट लॉ, ठीक है, नमक कानून को तोड़ने की बात। अगला क्वेश्चन नंबर 9 है द स्लोगन डू और डाई, करो और मरो, करो या तो मरो, और का मतलब होता है कि या, तो करो या मरो का नारा किसने दिया, तो आंसर सबकी जुबानी और सबके दिमाग में रहता महात्मा गांधी प्यारे से हैं टकले जी, वहाँ पर याद रखना है डू और डाई। इन्होंने कहा करो या तो मरो। ऐसे ही आपको परीक्षा में पास होने के लिए या तो पढ़ना है या तो सोना है, दो ही काम करने हैं, या तो पढ़ो या तो सो। अगर बीच में कहीं खेले कूदे मूवी देखी तो फिर गड़बड़ है। तो इसीलिए महात्मा गांधी ने बोला था डू और डाई। कहाँ बोला था, ये बोला था मुंबई में, और बात थी 1942 की, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने बोला था, अंग्रेज़ों को भगाने की बात कर रहे थे कि अंग्रेज़ों भारत छोड़ो, तो इस यहाँ पे करो और मरो का नारा दे दिया। तो आगे चलते हैं, व्हेन डिड द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट टेक प्लेस, कहाँ ये जो है इसको याद रखना है, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट टेक प्लेस कहाँ पर, तो अभी मैंने बोला कि 1930 में ये स्टार्ट किया गया। तो ये ब्रेकिंग ऑफ द सॉल्ट यानी कि नमक कानून को तोड़ना ही था इसका मकसद। कब स्टार्ट हुआ ये पूछा जा रहा है, तो 1930 में स्टार्ट हुआ। अगला है व्हाट वाज द मेन कॉज ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, तो अभी मैंने बोला कि जो यहाँ पर क्वेश्चन की देखो, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो थी उसका मेन कॉज क्या था। अब मेन स्टार्ट हुआ नहीं ये पूछा नहीं है उसने, अगर स्टार्ट नॉन कॉपरेशन पूछता तो 1920 यानी कि 1920 आंसर होता है, लेकिन बोला है कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का जो असली मकसद क्या था, यानी कि मेन कॉज क्या था, तो वहाँ पर खिलाफत आंदोलन था हिंदी में, लेकिन इंग्लिश में खिलाफत मूवमेंट जो था वो है आंसर हमारा बेटा। तो इसीलिए मेन कॉज नॉन कॉपरेशन जो मूवमेंट है उसका आंसर क्या हो जाएगा, खिलाफत मूवमेंट, जिसको बोलते हैं खिलाफत आंदोलन। अगला क्वेश्चन है 11th के बाद में आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 की बात करेंगे, फटाफट हो रहे हैं क्योंकि ये इसी चैप्टर बेटा है ना। 11 के बाद 12 आता है। अगर मान लो कि मैं ऑप्शन ना दिखाऊँ आपको सही गलत, तो आंसर दिमाग में सोचो, अच्छा बताओ क्या होगा, मैं ऐसे हाइड कर दिया हूँ, बताना है, मेरे साथ पढ़ो। व्हाट वाज द गांधी जी फर्स्ट सत्याग्रह मूवमेंट अपॉन रिटर्निंग टू इंडिया, मतलब हिंदी में बता देता हूँ, गांधी जी के द्वारा पहला सत्याग्रह मूवमेंट कहाँ से शुरू हुआ, जब वो भारत वापस आए बेटा, ये महाराज जी 1915 में आए। इन्होंने ठान लिया कि देश को आज़ाद कराना है तो कराना है, इसके पीछे मुझे कुछ भी करना पड़े। तो पहला आंसर बरदौली सत्याग्रह, तो ऑप्शन नहीं हुआ क्योंकि ये आपको पता है कि बरदौली सत्याग्रह के लिए जाने जाते हैं हमारे पास सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, और खेड़ा सत्याग्रह में ये शामिल थे, लेकिन ये पहला नहीं था। पहला हमारा क्या था, चंपारण था। खेड़ा तो हमारा तीसरा था, ठीक है, 1918 में, लेकिन चंपारण भी चलाया 1917 में, और अहमदाबाद मूवमेंट भी चलाया 1917 में, लेकिन डेटें अलग थी, और ये 18 में चलाया था 1900। लेकिन तो पूछा जाए सीक्वेंस कौन कौन सा था, पहले चंपारण चलाया, नंबर 1 आएगा, दूसरा अहमदाबाद चलाया, और तीसरा हमारा खेड़ा चलाया, तो 3 ऐसे बनेंगे। लेकिन इसका आंसर क्या होगा, सी होना चाहिए, नहीं होगा तो फिर गलत है, पढ़ना और पढ़ाना, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, चंपारण सत्याग्रह था। क्वेश्चन की लैंग्वेज देखो, फर्स्ट सत्याग्रह मूवमेंट अपॉन रिटर्निंग टू इंडिया, मतलब जब सबसे पहली बार आए तो सबसे पहले ये कहाँ चलाया, तो बिहार में पड़ता है चंपारण, तो वहाँ पर इन्होंने चलाया। जो किसान थे उनकी जो खेती थी उस पर अंग्रेज लोग इंडिगो मतलब खेत की जो फसल करते थे नील की, तो उसके लिए जो था टैक्स वगैरह वो ज़्यादा था, इसी वजह से ये सब चीज़ें वहाँ पे गलत चल रही थी, इसीलिए यहाँ पर गए और सही किया सब चीज़ों को। अगला क्वेश्चन नंबर 13 की बात कर रहे हैं हम लोग। तो 13 में क्या बोला है, चौरी चौरा इंसिडेंट अकर्ड कहाँ पर शुरू हुआ, ऐसा कुछ नहीं। द चौरी चौरा इंसिडेंट अकर्ड प्राप्त कहाँ हुआ, तो ये जब आएगा तो आपको डेट मिलेगी तो ठीक है, नई डेट मिलेगी तो गोरखपुर आंसर होगा, वो लगा देना, क्योंकि यूपी में पड़ता है, हम लोग यूपी के रहने वाले हैं बच्चा। तो यहाँ पे व्हेन डिड चौरी चौरा इंसिडेंट हैपेंड, कब हुआ, मैंने अभी बोला कि 1922 डेट याद रखना, कत्ले आम हो जाए फिर भी ये डेट याद रखना, क्योंकि यहाँ पर दो चीज़ें हो रही हैं। एक तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को स्टॉप किया जा रहा है, कॉलिंग ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को, और एक क्या हो रहा है, एक चौरी चौरा घटना घट जा रही है, वो चीज़ याद रखनी। तो क्वेश्चन यहाँ से दो फ्रेम हो गए बेटा,
तो आसानी से दोनों याद रखना है, ठीक है। अगर वीडियो फास्ट है तो स्लो कर देना, अगर स्लो है तो फास्ट कर लेना, क्योंकि वो यूट्यूब पे ऑप्शन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगले की बात करें तो क्या लिखा हुआ है, हु रोट बुक हिंद स्वराज। जब हिंद की बात आ जाती है तो सबसे पहले याद कर लेना अपने दोस्त को, अपने दोस्त कौन है, महात्मा गांधी जी, ठीक है। तो इनका नाम याद रखना। हिंद स्वराज जो बुक है वो किसने लिखी है। बहुत लोग जवाहरलाल नेहरू टिक कर देते हैं, बट जवाहरलाल नेहरू इसमें ऑप्शन में तो है नहीं, लेकिन बिना ऑप्शन के अगर कोई पूछे हिंद स्वराज किसने लिखी तो लोग सबसे पहले यही बताते हैं नेहरू जी ने, बट नेहरू का कोई लेना देना यहाँ नहीं था, महात्मा गांधी जी थे, उन्होंने ये बुक लिखी थी बच्चा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 की। तो यहाँ लिखा हु इज ए डिस द फादर ऑफ द नेशंस इन इंडिया। ये बहुत प्यारा सा क्वेश्चन। हाँ, भारत के राष्ट्रपिता कौन कहे जाते हैं, फादर ऑफ द नेशन इन इंडिया। ये तो छोटे बच्चों को भी पता होता है, क्लास 3 के बच्चे होते हैं वो भी जानते हैं कि हमारे राष्ट्रपिता कौन है। यही बाबा जी हैं, जिनको हम लोग जानते हैं महात्मा गांधी के नाम से। ये गांधी परिवार से आते हैं, तो हम इनको याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं। आगे देखो, व्हेन वाज द इंडियन नेशनल कांग्रेस फाउंडेड। किसने की, ये ह्यूम ने की, लेकिन कब हुआ तो 1885 में। ये बच्चे को रटा है, पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट है, कांग्रेस से आएंगे क्वेश्चन। अगला है हु स्टार्टेड द क्विट इंडिया मूवमेंट। ये कहाँ चला गया, ये इसका हिंदी मतलब होता है भारत छोड़ो आंदोलन। कब शुरू हुआ, कहाँ शुरू हुआ, ये सब कुछ बता दूंगा मैं आपको। तो क्विट इंडिया मूवमेंट ये हुआ हमारा मुंबई में, और वहाँ पे कहा गया कि भारत छोड़ो आंदोलन चलाओ। किसने दिया ये नारा और किसने कहा कि भारत छोड़ो आंदोलन, तो हमारा आंसर यही होगा, दादाजी। इनको दादा बाबा जो भी याद रखो, याद रखो महात्मा गांधी, ठीक है। इनके नाम को सुनकर मुझे हंसी आती है, और मैं यही कहना चाहूँगा, हंसना नहीं है, पढ़ना है, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा जो क्लास है होगा। अभी और क्वेश्चन बचे हैं, उनको भी मैं कराता हूँ, ठीक है। ये करके तो इसमें लिखा है द स्टेटमेंट स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड शैल हैव इट वाज मेड बाई हूम। इन्होंने बोला कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा। शैल हैव इट वाज मेड बाई हूम, ये किसने बोला कि जन्म सिद्ध अधिकार है, यानी कि हम बात कर रहे हैं किसकी, बात कर रहे हैं बाल गंगाधर तिलक, जिनको हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं बीजी तिलक। बीजी तिलक का मतलब होता है कि बाल गंगाधर तिलक ने बोला स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, ठीक है। स्वराज इज माई बर्थ राइट। तो याद रखना है कहाँ पर लिखा हुआ है, तो यहाँ पर याद रखना है कि बाल गंगाधर तिलक, सी ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, तो लिखा हु एमंग द फॉलोइंग लेड द बारदोली सत्याग्रह। मैं अभी बता चुका हूँ कि बारदोली सत्याग्रह किससे रिलेटेड है, तो ये सरदार वल्लभ पटेल हैं। कहाँ पर ऑप्शन है, तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला है व्हेन डिड द जलियांवाला बाग हत्याकांड मैसकर हैपेंड। तो जलियांवाला बाग पंजाब अमृतसर में होता है, लेकिन ये हमारा डेट याद रखना बच्चा, 13 अप्रैल 1919 को होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डेट कोई याद नहीं रखता, बाकी सब याद कर लेते हैं। देखो 1900 यहाँ भी है, 1999 सब जगह 1999, लेकिन बच्चा क्या करें, तारीखें पे तारीख मिल गई उसको, तो इसीलिए हम कहते हैं अप्रैल वाली सारी तारीखें हैं। तो इसीलिए भैया 13 तारीख याद रखना, 13 अप्रैल में हुआ था ये मैसकर हत्याकांड। कौन सा, जलियांवाला बाग हत्याकांड, 13 अप्रैल 1900 कब, 19 में। इसी को रॉलेट एक्ट के नाम से जानते हैं हम लोग। तो 20 नंबर हो गया है। और क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर ये है, ध्यान से देखना है। अब क्या लिखा है, हु ऑर्डर द फायरिंग एट जलियांवाला बाग। जलियांवाला बाग में फायर करने के लिए अनुमति किसने दी थी, तो जनरल डायर थे, उन्होंने अनुमति दी थी। हु रोट द नोबेल, ये लिखा हुआ है आनंद, क्या लिखा हुआ है, आनंद मठ लिखा हुआ है। आनंद मठ किसने लिखा हुआ है, तो आनंद मठ जो है लिखा है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा हुआ है। तो हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा बेटा। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मोमेंट वाज नॉट लीडेड बाई महात्मा गांधी। महात्मा गांधी द्वारा कौन सा मोमेंट नहीं चलाया गया, तो इसका ऑप्शन जो है ऑप्शन हाँ, तो यहाँ पे खिलाफत आंदोलन एक मुसलमान जी थे, उन्होंने चलाया था, बाकी सब इन्होंने चलाया, यानी नॉन कॉपरेशन इन्होंने चलाया, सिविल डिसोबीडियंस चंपारण में चलाया, खिलाफत मूवमेंट है वो नहीं चलाया, ठीक है। ये किसी और ने चलाया था, मैंने बता दिया कि एक उनका नाम याद नहीं आ रहा है, लेकिन वो बताऊँगा इसी क्लास में आगे। आगे लिखा व्हेन डिड द गांधी रिटर्न मतलब टू इंडिया। अफ्रीका से कब आए, मैंने बोला जनवरी 1915। तो हमारा आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा, जनवरी 9 जनवरी थी बेटा, आंसर 9 जनवरी आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे मैचिंग कर लेते हैं फटाफट, इनको करवाने के बाद फिर जो है हमारे क्वेश्चन जो है इंट हो जाएंगे, और फिर कल की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 करते हैं, उसके बाद जो रह गया वो भी करते हैं। देखो क्या लिखा 1930 में क्या होता, 1930 में हमने बात की थी ये जो हम बात करें नमक आंदोलन की है ना, तो 1930 में अगर हम बात करें
ए का पहला आंसर होगा। 1930 में स्टार्टेड द सिविल डिसोबीडियंस। सिविल डिसोबीडियंस ठीक है जी। अलग है और नॉन कॉपरेशन अलग है। तो यहाँ पर पहला ए का पहला कहाँ पर मिल रहा है? ए का पहला हमारा डी वाले में मिल रहा है और ए में मिल रहा है, बी वाले में मिल रहा है। तो अभी रुको, 1931 में क्या था? विड्रॉल ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस, ये ऐसा कुछ नहीं था। क्योंकि सी वाले में अगर हम लोग जाएंगे तो सी वाले की ऑप्शन की बात करें तो हमारा तीसरा होगा, यानी कि रीस्टार्ट द सिविल डिसोबीडियंस 1932 में हुआ। 1934 में क्या हुआ? तो हम कह सकते हैं ये एंड ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को रोका गया। तो हमारा डी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, मैच कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन है, ये हमारा असर्शन वाले हैं। पहला कहा गया कि इन फरवरी 1922 महात्मा गांधी डिसाइडेड टू विड्रॉ द नॉन कॉपरेशन, सही ये बात है ना? फरवरी में 5 फरवरी की बात है। अगला बात है, ही फेल्ट दैट मोमेंट वाज द बिकमिंग वायलेंट एंड दैट सत्याग्रह नीडेड मोर कॉम्प्रेसिव ट्रेनिंग। तो हमारे दोनों क्या हो जाएंगे? करेक्ट हो जाएंगे दोनों, और आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, दोनों हमारे सही हो जाएंगे। करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, जो ये बात कही गई उसी का एक्सप्लेन कर दिया गया है। तो ये हमारा क्वेश्चन जो है फिनिश होते हैं, और बाकी का जो कल डिस्कस करेंगे। जुड़े रहिएगा और इसको 2 बार देखिएगा। थैंक यू, मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, ऑल द बेस्ट सभी एग्जाम जो हो रहे हैं सभी के लिए। ठीक है।